वेलकम बैक एवरीवन। यूपीपीएससी के लिए सीरीज चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सेंझाऊ मिशन 20 या सेंझाऊ 20 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, 24 अप्रैल 2025 को चीन ने सेंझाऊ 20 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के प्रवास के लिए अपने तियान गोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। मतलब चीन के यही है वो 3 अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, चीन का जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है आईएसएस। ठीक है, आईएसएस जो पहल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी नासा की, और रूस का रोसकॉस्मोस, जापान का जैक्सा है, उसमें यूरोपीय स्पेस एजेंसी या कनाडा की स्पेस एजेंसी है, इन सभी ने बनाया था अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। इस तरह चाइना का भी है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के प्रवास के लिए भेजा है वहां पर। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। 24 अप्रैल 2025 को चीन ने सेंझाऊ 20 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के प्रवास के लिए अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। और यह जो मिशन है वो चीन का 15वां चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है, और सेंझाऊ कार्यक्रम का 20वां मिशन है। इसकी शुरुआत जो है 1999 में हुई थी। 1999 से भेज रहा है चीन। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, क्योंकि फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 16 अप्रैल 2025 को नीरज चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम इंटरनेशनल इवेंट में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? कहाँ जीता है? साउथ अफ्रीका में हुई थी ये प्रतियोगिता, पोर्ट चेफस्ट्रूम इनविटेशनल टूर्नामेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। और इन्होंने जो भाला फेंका वो फेंका 84.52 मीटर। जो पेरिस ओलंपिक में फेंका था उससे तो कम है, काफ़ी है। डी है इसका आंसर। तो इसी में इनको जो है स्वर्ण पदक मिल गया, 84.52 मीटर। 16 अप्रैल 2025 को नीरज चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम इनविटेशनल टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में 84.52 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने 89.45 यानी 89.45 मीटर थ्रो के साथ भाला फेंका था और रजत पदक जीता था। जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरभ कोठारी ने फाइनल में किस दिग्गज खिलाड़ी को हराकर IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 जीती है सौरभ कोठारी ने, और हराया किसको है? बिलियर्ड्स के ही दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी को। ठीक है, बी है इसका आंसर। 12 से 16 अप्रैल 2025 तक IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 आयरलैंड के कार्लो में SBI अकादमी में आयोजित हुई। शीर्ष भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने फाइनल में कई बार के विजेता पंकज आडवाणी को हराकर खिताब जीता। कोठारी 725 अंक बनाकर चैंपियन बने, जबकि आडवाणी 480 अंक ही बना सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला गोल्ड ATM शुरू किया है? भारत ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, भूटान ने नहीं, चीन ने शुरू किया है। चीन के संघाई शहर में शुरू हुआ है। अप्रैल 2025 में चीन ने पहला गोल्ड ATM संघाई में शुरू किया है। यह गोल्ड ATM सोने को पिघलाता है, उसकी शुद्धता और वजन की जांच करता है और उसका मूल्य आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर देता है। तो चीन है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। IISR सूर्या किस फसल की एक नई किस्म है? ये अदरक जैसी दिखने वाली चीज हल्दी है। ठीक है, हल्दी की नई फसल है ये IISR सूर्या, नई किस्म।
हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR ने हल्के रंग की एक नई हल्दी की किस्म सूर्या विकसित की है और इसे ध्यान विशेष रूप से मसाला और पाउडर उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सूर्या हल्दी का गूदा हल्के रंग का है जो उच्च गुणवत्ता वाला हल्दी पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वैभव सूर्यवंशी के IPL 2025 प्रदर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? ये वही खिलाड़ी हैं जो बहुत कम उम्र में IPL में शतक जड़ा था। इन्होंने मात्र 14 वर्ष और 32 दिन की उम्र में, वैभव सूर्यवंशी ने। तो पहला तो करेक्ट हो गया। 35 गेंदों में पूरा शतक जड़ा उन्होंने, जिसमें 11 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। और तीसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल से छीन लिया। अपने डेब्यू मैच में वैभव ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा। ठीक है, पहली पर ही मारा था 6 इन्होंने। ठीक है, और 35 गेंदों में 100 बनाया इन्होंने IPL में, जिसमें 6 छक्के मारे, 7 चौके मारे। दूसरा वाला भी सही है। 14 साल 32 दिन की उम्र है इनकी। क्रिस गेल के नहीं था सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड था IPL में। ये सी वाला गलत है। किसके नाम था? मनीष पांडे के नाम था। ठीक है, हल्दी कहाँ से, ये तो ऊपर वाला आ गया। यहाँ सी वाला स्टेटमेंट गलत है ना, तो सी वाला स्टेटमेंट लिखा जाएगा ना यहाँ। देखिए, 28 अप्रैल 2025 को वैभव सूर्यवंशी IPL में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। मात्र 14 वर्ष और 32 दिन की उम्र में इन्होंने शतक लगाया और उन्होंने ये उपलब्धि राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटन के खिलाफ हासिल की। सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में शतक पूरा किया, जिसमें 11 छक्के लगाए उन्होंने और 7 चौके लगाए। और IPL में वो सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। IPL में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का जो रिकॉर्ड था वो मनीष पांडे के नाम था, भारतीय हैं ये, जिन्होंने 19 वर्ष 253 दिन की उम्र में RCB की ओर से 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ शतक जड़ा था। 35 गेंदों में 101 रन बनाकर यूसुफ पठान के 37 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है तोड़ा। ठीक है, 35 गेंदों में 101 रन बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। 11 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। राजस्थान की तरफ से खेले गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और इससे पहले रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम था, ना कि क्रिस गेल के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है और 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी क्या? बिल्कुल 1993 से मनाया जा रहा है। सी है इसका आंसर। 3 मई 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। मुख्य विषय थीम क्या है? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2025 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया गया 26 अप्रैल 2025 को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 26 अप्रैल 2025 को विश्व चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम। उद्देश्य है इसका पशु चिकित्सा व्यवसाय को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, उसका नाम क्या है? मऊआदानर भेड़िया अभयारण्य। ठीक है, मऊआदानर भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर है, किस राज्य में है ये? मऊआदानर जो भेड़िया अभयारण्य है वो झारखंड में है। बी है इसका आंसर। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है ये, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। मऊआदानर भेड़िया अभयारण्य भारत का एकमात्र और पहला भेड़िया अभयारण्य है। यह भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए समर्पित है। इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में भारतीय ग्रे भेड़िए की रक्षा के लिए की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 63 वर्ग किलोमीटर। यह अभयारण्य जो है पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। मैचिंग के लिए पूछता है।
10वां प्रश्न है, 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 नहीं है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर छूट का दर्जा दे दिया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के प्रमुख नमामि गंगे कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाला राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक गठित प्राधिकरण है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को आकलन वर्ष 2024-25 से आयकर छूट मिलेगी। ठीक है, तो मिल रही है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जो है जून 2025 तक कितने रामसर स्थल हैं या आर्द्रभूमि स्थल हैं भारत में जून 2025 तक? 91। अभी 2 नए ऐड हुए हैं, तो 89 से हो गए हैं 91। जून 2025 तक भारत में 91 रामसर स्थल हैं। ये वे आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, जहां 20 रामसर स्थल हैं। और हाल ही में 2 और आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़ा गया है, जिससे यह संख्या 91 हो गई है 89 से बढ़कर। और ये 2 नए कौन से जोड़े गए हैं? खीचन फलौदी, मेनार उदयपुर का, और दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित है। जुलाई 2025 तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? वो रामसर स्थल और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुलाई 2025 तक ये हो गए 44। जुलाई 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। वो कौन सा है? सिक्किम का कंचनजंगा। देखिए, भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है, जिसमें मराठा के 11 किले और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है। यह घोषणा जो है जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में की गई थी। तो 13 नंबर का यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 71 नेशनल अवार्ड से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ठीक है, जिनमें 2023 में जो फिल्में आई उनको पुरस्कृत किया गया था। तो 2 कथन है यहाँ पर। पहला कथन है कि शाहरुख खान को अपने 30 वर्ष से अधिक के फिल्मी करियर में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन भारत सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो है आधिकारिक घोषणा की गई। और शाहरुख खान को अपने 30 वर्ष से अधिक के फिल्मी करियर में पहली बार है जो उनको नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, जबकि बहुत बड़ी बड़ी मूवी दी हैं उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी हिट। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? खजुराहो के मंदिर, नैनीताल की नैनी झील, लद्दाख की पैंगोंग झील या मराठा सैन्य परिदृश्य? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। देखिए, 44वां विश्व धरोहर स्थल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य हैं, जिनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किले शामिल हैं। यह स्थल जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो चुना गया है वो तो 12th फेल को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछ ले तो कटहल को चुना गया है। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म चुना गया है सैम बहादुर को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, इस प्रश्न का उत्तर है सैम बहादुर। अब सारी कैटेगरी पर वैसे तो इस पर अलग से वीडियो बन चुका है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऊपर।
सेपरेट वीडियो है, लेकिन फिर भी एक नज़र में सभी देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यहाँ बढ़ गए विजेता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर 2 चुने गए हैं, शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बेस्ट डायरेक्शन जो है वो है सुदीप्तो सेन का द केरला स्टोरी फिल्म, ये भी बड़ी हिट हो गई थी। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है, करण जौहर की मूवी है, मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट। बेस्ट अभिनेत्री कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला रानी मुखर्जी को। कौन सी मूवी थी उनकी, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी ये मूवी। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सैम बहादुर, मुख्य भूमिका में विकी कौशल। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का खिताब मिला है आत्मा पंपलेट को, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है कटहल को। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का मिला है डीप फ्रीज को। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का मिला है श्यामची आई, इनको भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल पुरुष कैटेगरी में PVNS रोहित, बेबी फिल्म में गाना गाया उन्होंने तेलुगु भाषा में। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका यानी बेस्ट फीमेल सिंगर, बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर, बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर। बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर जो है वो है शिल्पा राव, इन्होंने गाना गाया छलिया जवान मूवी में शाहरुख खान की। सर्वश्रेष्ठ छायांकन द केरला स्टोरी प्रशांत महापात्रा, इतना याद रखेगा। अगला जो प्रश्न बनता है वो है वर्ष 2025 में बानू मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, हांगकांग, दीपा भास्ती, एस्थर डुफ्लो, माइकल हॉफमैन, इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प की लेखिका हैं बानू मुश्ताक, कन्नड़ लेखिका हैं ये, और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो किया है दीपा भास्ती ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसका दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति है, जो भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं ये, इनको सम्मानित करना है। ये हैं वो लेखक और ये है उनकी कृति। सारे भारतीय हैं जिनको मिला अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उनमें से 4 हैं। गीतांजलि श्री, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय। अभी जो SSC एग्जाम्स की जो सीरीज चल रही है, बहुत पूछे जा रहे हैं उनमें ये सब करंट अफेयर्स में। देखिए, गीतांजलि श्री को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, ठीक है। अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर की कृति के लिए 2018 में, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। A का 2, B का 1, C का 3, B का 4। किसमें है ये, A का 2, B का 1, C का 3, B का 4, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वर्ष, लेखक और ये कृति, एक ही फ्रेम में आगे सारे के सारे। तो 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था 2022 का। इसके बाद 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, ठीक है, 18 नहीं 8 है। फिर किरण देसाई को 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। फिर अरुंधति रॉय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। फिर मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था सलमान रश्दी को 1981 में। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में ये प्रश्न, अलग अलग एग्जाम में कई कई बार पूछा गया, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, यह सलमान रश्दी की रचना को पहचानिए मिडनाइट चिल्ड्रन। क्यों पूछा गया, क्योंकि 1981 में इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। BS नायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला। तो जब से बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ये वो भारतीय हैं जो उससे सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 23 का तो याद नहीं आ रहा, 24 का मिला था कैरोस उपन्यास को, जेनी अर्पेनबेक का उपन्यास था वो, माइकल हॉफमैन ने उसका अनुवाद किया था। और अभी 25 वाला किसको मिला है, हार्ट लैम्प को,
कन्नड़ी लेखिका बानू मस्ताक का है वो, और अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। 18वां प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का 111वां स्थान है, और यह सूचकांक 125 देशों में जारी किया गया था, जिसमें भारत 111वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना था? 105वां था, यानी स्थिति और खराब हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक या लेखिका हैं? कौन है ये? जेनी एरपनबेक नहीं है, सामंथा हार्वे नहीं है, ये है हान कांग, ऑप्शन नंबर सी। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। बड़ी उपलब्धि इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, लूना 2025 अंतरिक्ष मिशन है ये, इसके संदर्भ में सही कथन अपने को ढूंढना है। यह इसरो का अंतरिक्ष मिशन है, जिसे वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य बृहस्पति ग्रह की सतह पर उतरना है। देखिए, बृहस्पति में तो वही नहीं है, सरफेस ही नहीं है, वो तो बादलों गैस का है, गैस का गुब्बारा है, कहाँ उसमें सरफेस पे कैसे उतरेंगे? गलत है पहला, दूसरा वाला स्टेटमेंट। और लूना 2025, लूना 25 जो है वो रूस का अंतरिक्ष मिशन था, ठीक है, चंद्र मिशन था रूस का, लूना 2025, जो 2023 में असफल हुआ था। तो करेक्ट कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। लूना 25 रूस का अंतरिक्ष मिशन था। यह एक रोबोटिक चंद्र मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। यह मिशन 47 साल बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था। यह मिशन वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण चंद्रमा पर उतरने में असफल रहा, ठीक है, वरना रोबोट चलता है इनका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब गलत कथन है? चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश है। देखिए, पहला करेक्ट है बिल्कुल, चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ठीक है। ABCD बनाकर अभी RO में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था यह प्रश्न, और इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, न कि दूसरा। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला वाला, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है, प्रथम देश है। कोई नहीं कर पाया ऐसा। नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला देश भारत है। भारत का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 से अधिक हिस्सा है। देखिए, वर्तमान में दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो चीन है, और चीन का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 हिस्सा है। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश जो है वो चीन है। चीन का कार्बन उत्सर्जन में 1/4 से अधिक हिस्सा है। भारत जो है दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का लगभग 7% उत्सर्जित करता है। कौन सी संस्था है जो सरस्वती सम्मान देती है? सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम भारतीय ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। प्रश्न यहाँ से ही बनता है, यहाँ से ही बनता है, एग्जैक्ट ईयर के साथ याद रखिएगा। 24वां प्रश्न 2 कथन वाला है। पहला कथन यहाँ पर 26 जुलाई 2025 को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुई थी। देखिए, अभी तो ऊपर देखा हमने एक्सप्लेनेशन में, इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट।
तो 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, नाम क्या है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान उनके पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया जाएगा, जो कि संस्कृत में है या दिया जा चुका है। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। 1991 से दिए जा रहे हैं। 25वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला। एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? पूरे फ्रेम में डाल देते हैं इसको। अब क्या नाम है इनका? देखिए, यह भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। और वर्ष 2025 का यह पुरस्कार मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। कौन सा सही है इसमें? जापानीज हैं ये मासाकी काशीवारा। और एबल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नहीं बल्कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल कहा जाता है इसको। दूसरा वाला यहाँ पर सही है, तीसरा वाला यहाँ पर सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, क्योंकि भौतिकी से नहीं बल्कि गणितज्ञ से संबंधित है ये। 26 मार्च 2025 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल वेव्स की खोज के लिए दिया गया है। और जाने इसके बारे में, टू द पॉइंट, इस पुरस्कार के बारे में। तो गणित का नोबेल माने जाने वाला यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार द्वारा नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील्स एबल की स्मृति में नॉर्वे द्वारा 2002 में की गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। वो एकमात्र भारतीय श्रीनिवास एस वर्धन इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता हैं। कब सम्मानित किए गए थे? 2007 में। और वर्ष 2024 का पिछले साल का पूछ ले तो फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैंड, और इस बार 25 में मासाकी काशीवारा। 30 प्रश्न है इसमें। 26वां प्रश्न है, जून 2025 को कौन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पर्किन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय बना? पर्किन पुरस्कार जो है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री देती है, और यही हैं, और इनका नाम है शुभव्रत सेन। बानु मुश्ताक कन्नड़ लेखिका, हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। देखिए, जून 2025 को कोलकाता के वैज्ञानिक शुभव्रत सेन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पर्किन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, शिवनादर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं ये शुभव्रत सेन, और उनकी टीम को उनकी अग्रणी अल्टरनेट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के लिए सम्मानित किया गया। पर्किन पुरस्कार के बारे में जानें तो यह आधुनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसे वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। 5 साल हो गए हैं, किसी एक भारतीय को पहली बार मिल गया है। इस पुरस्कार को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होराइजन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये रिसेंट की न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। 27, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के रिजल्ट आ गए हैं। आपको बताना है कि किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया है प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 4589 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें जो है 58 छावनी बोर्ड और 88 गंगा शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का विषय अगर पूछ ले तो कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः उपयोग करें, यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज विषय पर आधारित था यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अब इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष वो स्वच्छ 5 गंगा नगर या गंगा नदी के किनारे बसे नगर की रैंकिंग अगर देखें तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का ही कानपुर। सबसे स्वच्छ है ये गंगा नदी के किनारे। उसके बाद बिहार का पटना चौथे पर, और उत्तर प्रदेश का ही है अनूपपुर शहर 5वें पर। याद रखना है इसको। अच्छा, एक तो ये होगी सबसे स्वच्छ गंगा नदी के किनारे बसा नगर। एक कैटेगरी है इसमें मिलियन प्लस सिटीज़ में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष शहर यानी मिलियन प्लस सिटीज़ में स्वच्छ शहर जो है सबसे है वो है कौन सा? काफ़ी समय से है मध्य प्रदेश का इंदौर। सी है इसका आंसर।
देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में मिलियन प्लस सिटीज़ में शीर्ष 5 शहर इस प्रकार हैं: इंदौर मध्य प्रदेश का, उसके बाद सूरत गुजरात का, दूसरा, तीसरा है नवी मुंबई महाराष्ट्र का, चौथा है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। हाल ही में कब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 10 साल पूरे हो गए हैं इसको। 15 जुलाई 2015 को शुरू की थी ये, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 15 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के इरादे से की गई थी। इसके तहत युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। और मजे की बात है कि ये चीज़ युवाओं को पता ही नहीं है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार लाती है, भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है उनका। इम्प्लीमेंट भी तो करना जरूरी है, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा। इस योजना का उद्देश्य उद्योग और युवाओं की रोजगार क्षमता दोनों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 17 जुलाई 2025 को ऊर्जा वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई, या एनर्जी डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित हुई है? रियाद में, दुबई में, अबू धाबी में, नई दिल्ली में। ये भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 17 जुलाई 2025 को भारत का प्रमुख अप स्ट्रीम ऊर्जा सम्मेलन ऊर्जा वार्ता 2025 का दूसरा संस्करण भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय सहयोग, नवाचार और तालमेल है। यह एक रणनीतिक मंच है जो उद्योग संचालकों, नीति निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका प्रश्न है, 18 जुलाई 2025 को शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी वहीं आयोजित हुआ है जहाँ ऊर्जा वार्ता 2025 हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, और ये हुआ है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 18 जुलाई 2025 को शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। भारत एनसीएक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक किया गया। कौन सा सही है इसमें? ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2025 का आयोजन किया गया। यह जो अभ्यास है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय क्या है? भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, ठीक है, बांध बन रहा है। कौन बना रहा है इसको? चीन बना रहा है, तिब्बत में। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है यहाँ पर 33वां। निम्नलिखित में से यारलुंग जांगबो नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है वो? हिमालय में। हिमालय में है, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी, उसी की ऊंचाइयों से निकलती है ये यारलुंग जांगबो। ठीक है, तो चीन द्वारा आरंभ की गई मेगा डैम परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, गलत होगा इसमें। यह परियोजना दक्षिण पूर्व तिब्बत के नियंगची क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, यह परियोजना 3 गार्जेस डैम से भी बड़ी होगी और इसके 2030 तक पूरे होने की संभावना है। इस परियोजना की जो लागत है लगभग 167.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। चीन के रुपए में देखें तो 1.2 ट्रिलियन युआन। यह डैम केवल चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसका तिब्बत के आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं है। देखिए, अक्सर ये जो केवल वाले स्टेटमेंट होते हैं वो गलती होते हैं एग्जाम्स में। यहाँ भी ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला सही है। तिब्बत का आर्थिक विकास भी होगा इस डैम से। जुलाई 2025 में चीन द्वारा तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर एक मेगा डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो अगर पूरा हो जाता है तो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इसका निर्माण दक्षिण पूर्व तिब्बत के नियंगची शहर में किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत है 1.2 ट्रिलियन युआन, लगभग
167.1 अरब अमेरिकी डॉलर। इस परियोजना का उद्देश्य है देश के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों और तिब्बत के आर्थिक विकास को गति देना। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत था वहां पर। और इस परियोजना के वर्ष 2030 तक पूरा होने की संभावना है, यानी आने वाले 5 सालों में। यह परियोजना दिसंबर 2024 में स्वीकृत की गई थी। और यारलुंग जांगबो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के रूप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। प्रकृति का बड़ा ही नया पक्षी है ये हॉर्नबिल, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए 21 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि कोयम्बटूर जिले में स्थित जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उसमें हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह केंद्र भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र होगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन कॉर्प्स फंड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और हॉर्नबिल जो है वो एशियाई उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे करिश्माई और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पक्षियों में से एक है। देखिए यह जो केंद्र है वो पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की 4 प्रमुख प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौन कौन सी वो 4 प्रमुख प्रजातियां हॉर्नबिल की? ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को प्रायः जंगल के किसान के रूप में जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट कह लीजिए या सूचकांक कह लीजिए। भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। भारत को 2025 की मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक एसडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट का एक शीर्षक भी है जिस शीर्षक से ये जारी की गई है, और वो शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की है, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमजोर कर रही है। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव विकास सूचकांक 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसी ऊपर एचडीआर में भारत का तो 130वां स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्विट्जरलैंड और भारत का 130वां स्थान। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइसलैंड का जो स्कोर है वो है 0.92972। और इस रिपोर्ट में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दोनों को एक साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन दोनों का स्कोर है 0.970, इनका एचडीआई मान है। दोनों दूसरे पर, आइसलैंड पहले पर और भारत 130वें स्थान पर। भारत का स्कोर कितना या एचडीआई मान कितना? 0.685, ये भी याद रख लीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है। इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, डी है इसका आंसर। कंफ्यूजन ए और डी में ही है ज़्यादा। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और इसकी शाखाएं भी हैं न्यूयॉर्क में, मैक्सिको सिटी में, नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भारत की वैश्विक सैन्य रैंकिंग क्या है? ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत है चौथा, सी है इसका आंसर। 2025 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है वो चौथी है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करती है।
देखिए, भारत की रैंकिंग इसकी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को दर्शाती है, जिसमें बड़ी सक्रिय कर्मियों की संख्या, उन्नत तकनीक और पर्याप्त रक्षा बजट शामिल है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास परमाणु क्षमताएं हैं, जो इसकी समग्र सैन्य शक्ति में इजाफा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 10वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का 10वां स्थान है। यह सूचकांक येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून और नीति केंद्र और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का है 96वां स्थान। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का 96वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और भारत का स्कोर है 38। ठीक है, 24 का जो 25 में रिलीज हुआ। 41वां प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का 115वां स्थान है। 42वां प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत का 81वां स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का 81 नहीं बल्कि 71वां स्थान है। गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे नहीं है। तीनों के तीनों गलत हैं, गलती अपने को ढूंढना, डी है इसका आंसर। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का 81 नहीं बल्कि 71वां स्थान है और यह सूचकांक विश्व बैंक नहीं बल्कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 118 देशों को शामिल किया गया है और नॉर्वे नहीं बल्कि स्वीडन जो है सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक देशों के ऊर्जा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति और ऊर्जा परिवर्तन की दशा में उनकी प्रगति को दर्शाता है। यह है कौन? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 इसमें भारत का स्थान है 118वां। कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 147 देशों में भारत का 118वां स्थान है। पिछले साल भारत का स्थान क्या था? 126वां था 2024 में। सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। ठीक है, लगातार 8 वर्षों से। नंबर 44, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 131वां। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का 131वां स्थान है। 2024 में 129वें स्थान पर था। भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर जो है वो है 64.4%। अच्छा, इसको कौन जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या सूचकांक को? विश्व आर्थिक मंच। इस रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। 45वां प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से गलत है। यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में भारत को 11वीं रैंक प्रदान की गई है। सूचकांक में 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। बुर्किना फासो आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश है। देखिए, पहला सही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और भारत की 10वीं रैंक है इसमें और भारत की इसमें 14वीं रैंक है, 11वीं नहीं है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित जो देश है वो कौन सा है? बुर्किना फासो ही है और 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 कौन है जारी करता? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत का 14वां स्थान है, 11वां नहीं है, कुल 163 देशों में। अच्छा, आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 5 देशों को यदि हम देखें तो बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से, उसके बाद पाकिस्तान है, तीसरा सीरिया है, चौथा माली है और पांचवा है नाइजर।
ठीक है। इसमें यूक्रेन और रूस का स्थान नहीं है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई वहाँ, वो तो आपस में उनकी सेना लड़ रही थी। ठीक है। 46वां प्रश्न जो है वो क्या है? 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान F-7VGI किस देश में निर्मित किया गया था? ये चीन में निर्मित किया गया था। 20 से अधिक लोग इसमें हाल ही में मर गए, तो सी है इसका आंसर। कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? बांग्लादेश में। 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश में वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान ढाका में एक स्कूल की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो अहमदाबाद वाला बोइंग, वो मेडिकल हॉस्टल से टकराया था, ये स्कूल की इमारत से टकराया। चीन में निर्मित प्रशिक्षण लड़ाकू विमान F-7VGI में उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण यह ढाका के उत्तरा क्षेत्र में स्थित माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज की इमारत से टकरा गया। इस दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह बांग्लादेश के इतिहास में हुए सबसे घातक विमान हादसों में से एक है। नंबर 47, 17 से 18 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, डरबन, मॉस्को या रोम? G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2025 हुई है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। बी है इसका आंसर। 17 से 18 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2025 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित हुई। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 49वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस इंटरनेशनल मून डे, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत इसरो द्वारा की गई थी। यह दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा सही है इसमें? सबसे पहले कौन गए थे इस पे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। तो इसरो तो नहीं मनाएगा इस दिवस को, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की शुरुआत की थी। 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, केवल दूसरा वाला सही है। बी है इसका आंसर। अपोलो 11 याद आ रहा हो तो देखिए, 20 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे मनाया गया। यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव के पहली बार उतरने की वर्षगांठ का प्रतीक है। 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन वज एल्ड्रिन ने पहले मनुष्य के रूप में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अपोलो 11 को नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को जो उसका केप केनेडी स्पेस सेंटर है वहां से प्रक्षेपित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 को इस दिवस को हर साल 20 जुलाई को मनाए जाने की घोषणा की थी। यानी पिछले 4 सालों से ही मनाया जा रहा है यह दिवस 20 जुलाई को, जिसकी घोषणा हुई थी 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, न कि इसरो के द्वारा। चलिए, 49वां प्रश्न है, जुलाई 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इन्हीं को प्रदान किया गया है, महिला हैं ये, और इन महिला का नाम है वर्षा देश पांडे। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जुलाई 2025 को महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। वह महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। वर्ष 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करता है। चलिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार पर आ जाइए 2025 का। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से संबंधित दो कथन यहाँ पर कौन सा सही होगा इसमें? जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा लीला अबू लेला को। सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं ये। ठीक है, ये सही है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2012 में नहीं हुई थी, दूसरा वाला गलत है। जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला
अबुलेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया जाएगा और अक्टूबर 2025 में, यानी इस साल के 2025 में, इस साल के अक्टूबर में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए, वर्ष 2024 का, ये तो 25 का है, लीला अबुलेला को। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था। वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। पिछले साल मिला था, इस साल मिला लीला अबुलेला को, सूडानी स्कॉटिश लेखिका। इस पुरस्कार के बारे में देखें थोड़ा सा, तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हैरोल्ड प्रिंटर के नाम पर की गई थी। यह जो पुरस्कार है वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड राष्ट्रमंडल या पूर्व राष्ट्रमंडल देश में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? ट्रैकोमा जो कि एक आंखों की बीमारी है, सही समय पर इलाज न मिलने पर स्थायी रूप से अंधेपन का कारण बन सकती है। सेनेगल को, सेनेगल वो विश्व का 25वां देश है जिसको ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया WHO ने। भारत, पाकिस्तान, नेपाल ऑलरेडी ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित हैं WHO के द्वारा। देखिए, 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया। सेनेगल ट्रैकोमा उन्मूलन करने वाला विश्व का 25वां देश है। WHO द्वारा अब तक 25 देशों को ट्रैकोमा समाप्ति के लिए मान्यता दी गई है, जिनमें शामिल कुछ देश भारत भी है, म्यांमार भी है, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, घाना, मैक्सिको, सऊदी अरब, चीन और मैक्सिको, हाँ ये मोरक्को। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ट्रैकोमा किससे होता है? ट्रैकोमा एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आंखों का एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये भी याद रखिएगा। यह रोग स्वच्छता की कमी और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक फैलता है। ट्रैकोमा से अंधापन भी हो सकता है अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? वर्ष 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 53, 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक प्राप्त की है? इसका आंसर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क ने। देखिए, डेनमार्क अपनी मजबूत नीतियों और 2025 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के कारण लगातार वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में अग्रणी रहा है डेनमार्क। अभिकथन और कारण वाला ये सवाल है, अभिकथन और कारण। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक सही गलत होता है तो उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न तब होता है जब दोनों सही लग रहे हों और व्याख्या करता है या नहीं करता है उस पर। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ये पढ़कर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, व्याख्या तो कर नहीं रहा है। ठीक है, व्याख्या तो ये कर नहीं रहा है, लेकिन पहला वाला करेक्ट है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ही जारी किया जाता है। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में तो नहीं है। ठीक है, इसने सीधा सीधा गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, सी होगा यहाँ पर। कथन सही है किंतु कारण सही नहीं है। ठीक है, मुख्यालय है उसका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए, पूछ लेता है वो। 3 तरह से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट या सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, और प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान किस देश का है और किस संस्थान ने वो जारी किया है? मेनली ये 3 ही चीज़ें निकलती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जो मुख्यालय है वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है एक वैश्विक थिंक टैंक है। भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? स्वास्थ्य और सूचना प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, डिजिटल पहुंच का विस्तार, और चौथा है रोबोटिक्स और संचालन। देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल पहुंच का विस्तार। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 में 2030 तक व्यवसायों के लिए एक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में डिजिटल पहुंच का विस्तार को उजागर किया गया। यह प्रवृत्ति यह सुनिश्चित करने की ओर इशारा करती है कि डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक कम सेवा वाले आबादी और क्षेत्रों के लिए सुलभ हों। यह वैश्विक स्तर पर असमानताओं को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में डिजिटल समावेश की भूमिका पर जोर देती है। अगला जो क्वेश्चन है 56वां, ओसाका जापान में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय क्या है? ये अप्रैल से अक्टूबर तक चल रहा है। जापान के ओसाका में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय है हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज की डिजाइनिंग। ठीक है, जो फ्यूचर समाज होगा उसकी डिजाइनिंग मानव जीवन के लिए, सी है इसका आंसर। ओसाका जापान में एक्सपो 2025 के लिए विषय हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज की डिजाइनिंग है, जो वैश्विक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों पर जोर देता है। देखिए, एक्सपो 2025 का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी इंडेक्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनका पता लगाना और स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना है। यह यूमेशिया द्वीप ओसाका जापान में 13 अप्रैल 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नंबर 57, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स कैप्सूल में अपने मिशन के बाद मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? ठीक है, एक प्रश्न तो यह है, एक प्रश्न अभी एआरओ में पूछा था कि सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर के साथ, अपने साथी बुच बिलमोर के साथ जो मार्च 2025 में धरती पर नीचे लौटी, पृथ्वी पर लौटी, तो स्पेस एक्स के उस कैप्सूल का नाम बता दीजिए, उस अंतरिक्ष यान का नाम बता दीजिए। उसका था ड्रैगन क्रू। ठीक है, ड्रैगन था। तो ये 608 दिन का समय बिताया इन्होंने अंतरिक्ष में, लगभग 2 साल। देखिए, भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए। उन्होंने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था, लेकिन 2017 में पेगी विल्सन ने उसे तोड़ दिया। स्पेस एक्स कैप्सूल पर उनका सबसे हालिया मिशन मार्च 2025 में समाप्त हुआ, जो पृथ्वी पर उनकी वापसी का प्रतीक है। सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच बिलमोर के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस आई थी। नवंबर 2024 में जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती किस रूप में मनाई गई थी? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में है। ठीक है, बी है इसका आंसर। जनजातीय गौरव दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सम्मानित नेता जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 को हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषण के खिलाफ जनजातीय समुदायों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और वर्ष 2021 से, कब से? वर्ष 2021 से आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था। नंबर 60 पर आ जाइए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR क्या है? 2019 से 21 के आंकड़े हैं ये। क्या है वर्तमान में? ठीक है, और ये 5 तक ही, अभी तक 6 नहीं हुआ है, तो 5 तक का याद करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.0। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर है 2.0 या 2.0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि औसतन एक महिला अपने पूरे प्रजनन वर्षों में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। यह प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है,
जो जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक है। नंबर 61, किस संस्थान ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया है? यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जारी किया है किसने? विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका आंसर है जर्मन वॉच, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2025 जारी किया है। देखिएगा, अब आ जाइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 पर। भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, यानी कुल मिला के हो गए 64। 10वें स्थान पर है भारत या 8वें पर है? 10वें पर ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। 24 में था, 8वें पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो 63 देश हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन भी। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विस्तार में प्रगति की है, लेकिन कोयले पर निर्भरता एक चुनौती बनी हुई है भारत की। नंबर 63, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र में दिया गया? ये संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर शोध के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 है वो अर्थशास्त्री। क्यों दिया गया? संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। तो किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये भी पूछ लेता है। नंबर 64, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 सबसे कम प्रभावित देश कौन सा है? ठीक है, में सबसे कम प्रभावित देश कौन सा है? पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार की जो रिपोर्ट आई है, टॉप 5 में भी उसका नाम नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है बुर्किना फासो, उसके बाद पाकिस्तान और तीसरा सीरिया है, और सबसे कम जो प्रभावित है वो है आइसलैंड है। बी है इसका आंसर। देखिए, आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश आइसलैंड लगातार कई वर्षों से आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देशों में शामिल है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश जो इस बार है वो है बुर्किना फासो, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा सीरिया, चौथा माली और पांचवा नाइजर। छठा या उसके बाद ही होगा अफगानिस्तान, जो शीर्ष पर रहता था। 65वां प्रश्न है, माइक्रो आरएनए यानी mRNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनके योगदान के लिए किन वैज्ञानिकों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए या चिकित्सा कह लीजिए का नोबेल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? ये हैं गैरी रुबकन और विक्टर एम्ब्रोज, इन दोनों को ही मिला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024। क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए पूछा गया था इस बार ये प्रश्न। वहाँ mRNA था, एक माइक्रो था एक मैसेंजर था, कई ने मैसेंजर लगाकर गलत किया है। ठीक है, सही उत्तर है माइक्रो आरएनए। और साथ ही याद रखिएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इन दोनों वैज्ञानिकों के योगदान के लिए। नाम है गैरी रुबकन और विक्टर एम्ब्रोज। ठीक है, फिजियोलॉजी मेडिसिन चिकित्सा कुछ भी लिखा आ सकता है। और ये 24 वाले पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नए वाले जो आएंगे 25 वाले, उनकी घोषणा अक्टूबर में होगी, अक्टूबर तक एग्जाम हो चुके होंगे सारे। देखिए, इन वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनके योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 66, कभी कभी समाचारों में रहने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल या रेलवे ब्रिज कह लो, किस नदी पर बना है? ये विश्व का सबसे ऊंचा अभी तक ये बना है चिनाब पर। चिनाब या चिनाब, चिनाब रेलवे ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर निर्माण, इसके डिज़ाइन की बात कर लें तो इसका जो निर्माण है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा, और जो इसकी नींव है वो IISc बेंगलुरु द्वारा
डिज़ाइन की गई। 2 बातें तो ये हो गई। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने क्या किया है? इन दोनों ने भूकंपीय विश्लेषण किया है इस ब्रिज का, ठीक है? और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यह सुनिश्चित किया कि यह जो पुल है वो विस्फोट प्रतिरोधी है या नहीं। इतना याद रखिएगा। नंबर 67 है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2 भागों में प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग जो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 3 वैज्ञानिकों को: डेविड बेकर, डेमिस हस्बेज, जॉन एम जम्पर। लेकिन प्रश्न ये पूछा नहीं है, प्रश्न तो और टफ करके पूछा है। प्रश्न पूछा है कि 2 पार्ट में दिया गया है, यानी एक पार्ट किसी एक वैज्ञानिक को, बाकी का बचा हुआ पार्ट उन 2 वैज्ञानिकों को मिला। तो डेविड बेकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर है। इनको जो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया, ठीक है, और बाकी के बचे हुए इन दोनों को दूसरा आधा भाग रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2024 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा भाग जो बचे हुए 2 रसायन विज्ञानी हैं उनको संयुक्त रूप से दिया गया। उनके नाम डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया उनको, और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को। तो टफ से टफ एग्जामिनर सोचे तो ऐसे भी प्रश्न बना लें। 68वां प्रश्न है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश का है? भारत का पूछ ले तो 130वां स्थान है, और शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड प्रथम, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा डेनमार्क, और इसी क्रम में है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग और मान देखें तो पहली रैंकिंग है आइसलैंड की, एसडीआई मान कितना है इसका? 0.972। दूसरा है नॉर्वे, एसडीआई मान कितना है? 0.970। तीसरा स्विट्जरलैंड, एसडीआई मान समान है 0.90। चौथा डेनमार्क है 0.962। पांचवा है जर्मनी, एसडीआई मान है 0.959। तो पहला दूसरा तो याद ही रखिएगा, शुरू के 3 तो याद रखिएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ जाता है। 59वां प्रश्न है भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट या सूचकांक में कुल कितने देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 163, 193, 183, 173। तो 193 देशों और क्षेत्रों में से भारत जो है वो 130वें स्थान पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 और देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, यह जो रिपोर्ट आई इसका एक शीर्षक भी आया, वो शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये है इसका शीर्षक, ठीक है। किसकी रिपोर्ट है ये? यूएनडीपी की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की। अब आ जाइए 70वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एक ही फ्रेम में डालना है इसको, आ तो नहीं रहा है, आ गया लगभग लगभग। क्या है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 की विजेता हान कांग, नाम भी खोल दिया है प्रश्न में, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? देखिए, हान कांग दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं। ये अपने द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। यहाँ पर भी दक्षिण कोरिया का नाम है और पहले स्टेटमेंट में दक्षिण कोरिया का नाम, ठीक है। तो 2 नाम हो गए, तो या तो दोनों सही हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब जो उत्तर निकलने की संभावना बी और डी में से रह गई। डी क्या है? हान कांग को यह पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया, जो सादगीपूर्ण सौंदर्य के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। देखिए, हान कांग बिल्कुल दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हैं और पहली महिला हैं
ठीक है। पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जिनको ये पुरस्कार मिला, ये ठीक है। 2016 में इनका एक उपन्यास था द वेजिटेरियन, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। तो ABC सही हो गए, बचा डी जो गलत है। ठीक है, इसके लिए नहीं दिया गया इनको। क्यों दिया गया इनको? इनको दिया गया ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा जो 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। ये अपने द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। 21 का नंबर का प्रश्न है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है किस देश का है ये, तो चाइना का है। और इससे बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है पनामा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए 2025 में पनामा जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना। ये शामिल कब हुआ था? 2017 में। और पनामा का यह कदम भू राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव का संकेत देता है और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास के अनुरूप है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। बी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह जो कार्यक्रम है वो 11 से 12 फरवरी 2025 को यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। जो यूनानी दिवस है वो 11 फरवरी को हकीम अजमल खान, एक स्वतंत्रता सेनानी और यूनानी चिकित्सक के सम्मान में मनाया जाता है। सम्मेलन का आयोजन जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आयुष मंत्रालय की पहल है। देखिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण को 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पूरा किया। आयुष मंत्रालय के तहत यह पहल आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाने के लिए है, जिससे लोग अपनी अनूठी प्रकृति को समझ सकें। यानी आयुर्वेद शरीर प्रकार, आयुर्वेदिक शरीर प्रकार। यह अभियान लोगों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है? संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? ट्राइफेड है जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, सी है इसका आंसर। ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। यह 1987 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करना है। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्यों है ये न्यूज़ में? देखिए मध्य प्रदेश में भेड़ियों की सबसे अधिक आबादी है और यहाँ नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य में उनके पारिस्थितिकी अध्ययन पर काम हो रहा है। यह अभयारण्य सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। इसे 1975 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए LOX मीथेन इंजन किस संगठन ने विकसित किया है? इसरो, DRDO, हाल भेल। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए LOX मीथेन इंजन जो है
वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, देखिए इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए LOX मीथेन इंजन विकसित कर रहा है, जिसमें एक पुनः प्रयोज्य बूस्टर स्टेज और 2 एक्सपेंडेबल अपर स्टेज होंगे। इंजन में मल्टीपल रिस्टार्ट क्षमता होगी, जिससे मिशन का लचीलापन और बूस्टर रिकवरी बेहतर होगी। इसरो का नाम याद रखिएगा। सागर कवच अभ्यास, भारतीय तटरक्षक बल ने 2025 में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या गोवा? भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास आयोजित किया है पश्चिम बंगाल में। भारतीय तटरक्षक बल ने 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर लंबे तट पर सागर कवच अभ्यास किया। उद्देश्य क्या है इसका? तटीय सुरक्षा मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर बनाना। 77 हाल ही में किस देश ने 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? किसने खोजा है? भारत, फ्रांस, जर्मनी या चीन? 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस ने। मार्च 2025 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने मोसेल क्षेत्र में एक विशाल प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा, जिसकी अनुमानित कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर है। इसमें 46 मिलियन टन हाइड्रोजन मौजूद है। यह खोज स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। सफेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से कठोर चट्टानों में भू रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है, जैसे तेल और गैस बनते हैं। 78 है वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम क्या है? यानी विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से मनाया जा रहा है ताकि मीठे पानी के महत्व को उजागर किया जा सके। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने के सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करना है। वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर यानी हिमनद। यह थीम ग्लेशियरों की उस महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाती है जो वे पीने के पानी, कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए निभाते हैं। ग्लेशियर यानी हिमनद जो हैं वो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं और वैश्विक जल सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, रूसी कोंडा बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने के चलते समाचारों में रहा। ये किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। रूसी कोंडा बीच को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का रूसी कोंडा बीच जो है वो अस्थायी निलंबन के बाद फिर से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त कर चुका है। यह प्रमाणन कौन देता है? डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। आंध्र प्रदेश में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला यह एकमात्र बीच है रूसी कोंडा। सुनहरी रेत और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध यह बीच आराम और तैराकी के लिए लोकप्रिय स्थल है। यह प्रमाणन पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है। ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, जिससे सतत बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, 3 गार्जेस अंटार्कटिक आई 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने, रूस ने, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका? 3 गार्जेस अंटार्कटिक आई किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया चीन ने। देखिए चाइना ने क्या किया है, अंटार्कटिका के झोंगसान स्टेशन पर 3 गार्जेस अंटार्कटिक आई 3.2 मीटर अपर्चर रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप लॉन्च किया। इसे हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे इंटरस्टेलर गैसों का अध्ययन करने और गहरे अंतरिक्ष में तारों के निर्माण की खोज कैसे होती है उसको जानने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन है ये। 81वां प्रश्न है, अमलसाड चीकू जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है यानी भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है, किस राज्य का है ये? अमलसाड चीकू है गुजरात का। सी है इसका आंसर।
अमलसाड चीकू, जिसका नाम गुजरात के नवसारी जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया, अपनी अनोखी गुणवत्ता और क्षेत्र से मजबूत संबंध के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया उसने। यह गिर केसराम और कच्ची खारिक खजूर के बाद गुजरात का तीसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। गुजरात भारत के 98% चीकू का निर्यात करता है, जिसमें नवसारी सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 82, संस्कृत की प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? संस्कृत जो है उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली हिंदी है, डी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट ने संस्कृत जो कि दूसरी आधिकारिक भाषा है राज्य की, इसको बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। पहले चरण में क्या होगा, उत्तराखंड के 13 जिले हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक में एक गांव संस्कृत सीखने के लिए चुना जाएगा। चयनित गांव में भोगपुर, मुखेम, कोटगांव, बैजी, डिमार, गोड़ा, उर्ग, पांडेकोटा, सेरी, खर्क, कार्की, नूरपुर, पांडेगांव और नगला तराई शामिल है, ठीक है। और सरकार जो है उद्योगों को शामिल करके और स्थानीय समितियों का गठन करके संस्कृत शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की योजना बना रही है। क्या बना पाएगी? क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? इससे पहले इनको सूबेदार बनाया गया था, अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए गए हैं। नीरज चोपड़ा इनका नाम, भाला फेंकते हैं, भी है इसका आंसर, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक, उसके बाद रजत पदक विजेता। भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार नीरज चोपड़ा को 16 अप्रैल 2025 को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड जीतकर इतिहास रचा और फिर पेरिस 2024 जो ओलंपिक खेल थे उनमें सिल्वर मेडल हासिल किया था। देखिए, 2 ओलंपियन पदकों के साथ वे भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए हैं। नीरज ने 2016 में नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और टोक्यो जीत के बाद 2021 में उन्हें सूबेदार पद पर प्रमोट किया गया था और अब लेफ्टिनेंट कर्नल। 84वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही देवांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ये जो दिबांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। क्यों है न्यूज़ में? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में दिबांग नदी में आई बाढ़ के कारण अरुणाचल प्रदेश के एक द्वीप पर फंसे 14 लोगों को बचाया, जिनमें से 13 असम के थे। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल ऊपरी दिबांग घाटी जिले में भारत चीन सीमा के पास है। नंबर 85, रूसी एयरबेस पर बड़े ड्रोन हमले में शामिल यूक्रेनी ऑपरेशन का क्या नाम था? यूक्रेन ने जो ऑपरेशन किया था रूसी एयरबेस पर ड्रोन के जरिए, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑप्शन नंबर सी। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यह हमला यूक्रेन की सुरक्षा सेवा द्वारा किया गया था, जिसमें रूसी एयरबेस पर रणनीतिक बम वर्षक विमानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह ड्रोन युद्ध में यूक्रेन की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब किसने जीता? सबसे तेज भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में चेक गणराज्य में आयोजित हुई थी। इसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया डोब स्मिथ ने और तीसरा स्थान पर है एंडरसन पीटर्स। देखिए, हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट 2025 में भाला फेंक का खिताब जीता। 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी फेंककर स्वर्ण पदक जीता और पहला स्थान प्राप्त किया।
यह नीरज की लगातार दूसरी जीत थी। डोब स्मिथ जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, उन्होंने कितना फेंका? 84.12 मीटर, दूसरे स्थान पर रहे। एंडरसन पीटरसन जो ग्रेनेडा के हैं, 83.63 मीटर के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न 87, जुलाई 2025 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किस देश ने शुरू किया है? ये भारत ने शुरू किया। सी है इसका आंसर। देखिए 7 जुलाई 2025 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मुंबई स्थित जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसमें बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। यह पहल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल सहित बिम्स्टेक देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में कैंसर देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना और सहयोग को प्रोत्साहित करना। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगमदूर पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दूसरा है ये केबल ब्रिज, सबसे लंबा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है सिंगमदूर पुल। उत्तराखंड नहीं है, सिक्किम नहीं है, गुजरात नहीं है, इसका उत्तर है कर्नाटक, बी है इसका आंसर। देखिए 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नाम क्या उनका, नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती बैकवाटर पर बने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगमदुर पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? 2.44 किलोमीटर, चौड़ाई है 16 मीटर। ठीक है, यह जो पुल है सागर और मरकुटिका को जोड़ता है। इससे सिंगमदूर जाने वाले श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों का सफ़र आसान और कम हो गया है। ठीक है, इससे सिंगमदूर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का जो सफ़र है आसान हो गया है और कम समय में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पर आज हाल ही में समाचारों में रही हाटी जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाटी जनजाति में क्या हुआ है? अभी एक चीज़ देखने को मिली है कि दो पुरुष ने एक ही स्त्री से विवाह किया है और ये जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर। जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई क्षेत्र के दो हाटी भाइयों द्वारा एक ही महिला से विवाह करने पर, ठीक है, पॉलीएंड्री जो है वो चर्चा में आई। ठीक है, पॉलीएंड्री होती है एक स्त्री और एक से अधिक पति। यह प्रथा किन्नौर और सिरमौर में भूमि बंटवारे को रोकने के लिए अपनाई जाती है, जिसे स्थानीय रूप से जोड़ीदारा कहा जाता है। हाटी जनजाति मुख्यतः गिरी और टोन्स नदी घाटियों में हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर रहती है। 90वां प्रश्न है, जुलाई 2025 में शुरू हुए नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2025 की थीम क्या है? भारतीय साइबर स्पेस की ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाना। ठीक है, ए है इसका आंसर। भारत NCX 2025 का उद्घाटन 21 जुलाई 2025 को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TB रविचंद्रन ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में किया। इसके थीम की बात करें तो भारतीय साइबर स्पेस की ऑपरेशन तैयारी को बढ़ाना है। इसमें देश भर के साइबर विशेषज्ञ, रक्षा बल, नीति निर्माता और उद्योग जगत के लोग 2 सप्ताह तक साइबर अभ्यास करते हैं, जिसमें असली साइबर खतरों का अभ्यास होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91, क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? आयुष्मान भारत, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या नेशनल हेल्थ मिशन? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है नेशनल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की प्रगति बताई। यह 7 अप्रैल 2016 को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुआ था ताकि गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा मिल सके। इसमें हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों सेवाएं शामिल हैं। 30 जून 2025 तक यह कार्यक्रम 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 751 जिलों में चल रहा है।
92वां प्रश्न है 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ? बदायूं जिले में। देखिए 14 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ। यह केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। 93वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य या कौन सा कथन जो है वो शरावती बैक वाटर पर बने सिंगमदुर पुल के संबंध में सही नहीं है? इससे रिलेटेड प्रश्न ऊपर भी था। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। देखिए सबसे लंबा नहीं है, भारत का दूसरा सबसे लंबा है। ठीक है, पहला कोई और है। यह पुल अंबारा गोडलू और कलासावल्ली को जोड़ता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2.44 किलोमीटर और चौड़ाई 16 मीटर चौड़ाई भी। ठीक है, यह पुल सिंगमदूर चौदेश्वरी मंदिर और कोल्लूर मूकांबिका मंदिर तक पहुंचने को आसान बनाता है। ये भी ठीक है, तो गलती पहले में ही है, दूसरा है, सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, सबसे लंबा कौन सा है फिर? बांद्रा वर्ली सी लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक पहला है, सबसे लंबा है, और दूसरा है सिंगमदूर कर्नाटक का। देखिए 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में शरावती बैकवाटर पर बने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट सिंगमदुर पुल का उद्घाटन किया। सागर और मरकुटिका के बीच बना यह पुल 2.44 किलोमीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। कर्नाटक का सबसे लंबा पुल है और भारत का दूसरा सबसे लंबा ये केबल स्टेट पुल है। पहला कौन सा है? बांद्रा वर्ली सी लिंक। चलिए 94 नंबर का प्रश्न है पोलावरम बनका चेरला लिंक परियोजना के कार्यान्वयन से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी? पोलावरम बनका चेरला लिंक परियोजना से गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियां आपस में जोड़ी जाएंगी। देखिए इस पहल से गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे लगभग 80 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। 3 लाख हेक्टेयर नई कृषि भूमि की सिंचाई होगी और 9.14 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त जल मिलेगा तथा औद्योगिक उपयोग के लिए 20 टीएमसी जल उपलब्ध होगा। लेकिन तेलंगाना सरकार इस परियोजना का विरोध कर रही है। क्वेश्चन नंबर 95 ये है INS नीलगिरी 17 जुलाई 2025 को अपनी पहली यात्रा पर भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा चेन्नई। सी है इसका आंसर। 17 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी अपनी पहली यात्रा पर चेन्नई पहुंचा। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत स्वदेशी रूप से निर्मित यह युद्धपोत भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमताओं और समुद्री शक्ति का प्रतीक है। देखिए इसे भारतीय नौसेना के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा तो डिज़ाइन किया गया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसको बनाया गया है। यह जहाज 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह पोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से सुसज्जित है। इसका ये जो नाम है ना नीलगिरी, वो नीलगिरी पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। 96 नंबर का प्रश्न है नीम लेपित यूरिया के फायदे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला फायदा है नीम लेपित यूरिया नाइट्रेट लिंचिंग को कम करता है, बढ़ाता है? कम ही करता है। ठीक है, नीम लेपित यूरिया किसानों के लिए लागत प्रभावी है। दूसरे यूरिया की तुलना में सस्ता है या महंगा है? उससे तो सस्ता ही है। ठीक है, नीम लेपित यूरिया को मिट्टी में धीरे धीरे छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, नीम का तेल यूरिया को मिट्टी में धीरे धीरे छोड़ने में मदद करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक मिलता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे कथन सही हैं। नीम लेपित यूरिया के संदर्भ में डी है इसका आंसर। देखिए नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया का एक प्रकार है जिसे नीम के तेल से लेपित किया जाता है। नीम लेपित यूरिया के फायदे कौन कौन से? जो नीम का तेल है यूरिया को मिट्टी में धीरे धीरे छोड़ने में मदद करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन अधिक समय तक मिलता है। नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया की तुलना में कम मात्रा में उपयोग होता है, जिससे उर्वरक की बर्बादी कम होती है। नीम लेपित यूरिया नाइट्रेट लिंचिंग को कम करता है, जिससे भूजल प्रदूषण कम होता है और नीम लेपित यूरिया के उपयोग से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है।
और क्या क्या? नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया की तुलना में 10% तक कम उपयोग होता है, जिससे लागत प्रभावी है। ठीक है, इसकी लागत में कमी आती है। नीम लेपित यूरिया मिट्टी में नाइट्रोजन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। नीम लेपित यूरिया किसानों के लिए एक लागत प्रभावी है और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक है। नीम लेपित यूरिया का उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है, जैसे कि गेहूं की फसल, चावल की फसल, गन्ने की फसल, मक्के की फसल। तो सभी सही हो गए। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट PDF फॉर्मेट में होगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 97 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे ड्रोर 1 है क्या? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इसरो का संचार उपग्रह है। हाल ही में इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा सही है इसमें? ड्रोर 1 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, भारत का नहीं है, तो इसरो हटा दीजिए। और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनेडी जो स्पेस सेंटर है उससे लॉन्च किया गया, ना कि श्रीहरिकोटा से। गलत है, दोनों के दोनों। डी है इसका आंसर। देखिए, 13 जुलाई 2025 को इसराइल का है, ये इसरो का नहीं है, इसराइल का अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 अमेरिका के केप केनावेरल से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, केप केनावेरल स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है ये। इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 जो कि 2 चरणीय रॉकेट है, उसके माध्यम से कक्षा में स्थापित किया गया। ड्रोर 1 इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित और विकसित एक भू स्थिर संचार उपग्रह है, यानी जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। और यह उपग्रह अगले 15 सालों तक इसराइल की संचार जरूरतों को पूरा करेगा। यह उपग्रह अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निश्चित बिंदु से प्रसारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जुलाई 2025 में सियरा लियोन का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? सियरा लियोन का गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स जो है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। जुलाई 2025 में सियरा लियोन का गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह सियरा लियोन का पहला यूनेस्को स्थल है। सियरा लियोन की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है ये। इसकी सीमा गिनी से लगती है, उत्तर और पूर्व सीमा इसकी गिनी देश से लगती है, दक्षिण सीमा इसकी लाइबेरिया देश से लगती है और पश्चिम सीमा इसकी अटलांटिक महासागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाइए। जुलाई 2025 में शुरू की गई गुजरात की जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गुजरात की है जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना। यह परियोजना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के 25 जिलों की जनजातीय आबादी के 5,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा और इसका उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों की पहचान करके सटीक इलाज उपलब्ध कराना है। एक और रह गया, यह परियोजना गुजरात राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। बिल्कुल स्वीकृत कर दी गई है। इसका उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों की पहचान करके सटीक इलाज उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, यह परियोजना गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। गलती है बी में, 5,000 नहीं बल्कि 2,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। ठीक है, 2,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। और जिले भी 25 नहीं है, जिले 20 से कम है, 17 जिले हैं। तो बाकी सारे के सारे सही हैं। जनजातीय जीनोम उत्क्रमण परियोजना जो है वो गुजरात राज्य के 17 जिलों के आदिवासी समुदायों के 2,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा इसमें। 100वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जून 2025 में किस भारतीय को ससाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? किस भारतीय को पूछ रहा है? यह दिया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है,
अच्छा, ये जो ससाकावा पुरस्कार है 2025, इस बार ये 2 लोगों को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लोगों को मिला है और संगठनात्मक श्रेणी में एक संगठन को भी मिला है, यानी टोटल 3 लोगों को मिला है ये। ठीक है, मतलब 2 लोगों को मिला, एक संगठन को मिला है, तो टोटल 3 व्यक्ति विशेष को मिला है ये। अब इनमें जो भारतीय का नाम है वो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, और जो दूसरी है ना वो एक महिला है। ठीक है, और एक संगठन है। तो यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाता है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। बाकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कौन है वो। देखिए, वर्ष 2025 का ससाकावा पुरस्कार जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं ये डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र, इनको मिला है। यह पुरस्कार उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। विशेष रूप से चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने में उनके काम के लिए दिया गया है ये। अच्छा, ये जो मृत्युंजय महापात्र हैं इनको भारत के चक्रवात पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लोगों को और संगठनात्मक श्रेणी में एक संगठन को दिया गया है। ठीक है, कौन है वो 2 लोग? ये हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र और ये हैं डॉक्टर हरकुंती राहायू। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जो हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं, और डॉक्टर हरकुंती राहायू कौन है? इंडोनेशिया आपदा विशेषज्ञ संघ की प्रोफेसर हैं ये। संगठनात्मक श्रेणी की बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, GNDR, उसको मिला है। तो ये सब याद रखिएगा। ससाकावा पुरस्कार एक संगठन को मिला 2025 में, 2 लोगों को मिला, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र और दूसरी हैं हरकुंती राहायू, और संगठन है GNDR। अच्छा, इस पुरस्कार की स्थापना निप्पान फाउंडेशन के सहयोग से 1986 में की गई। विशेषता क्या पुरस्कार की? संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, और यह उन व्यक्तियों और संसाधनों को सम्मानित करता है जिन्होंने आपदा प्रतिरोधी समुदायों के निर्माण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो ये करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न अपने कवर हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में बनेंगे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं पूरे साल के लिए एक छोटे से अमाउंट से। फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।